Hello students, welcome to Deep Tech Academy and Institute for Polytechnic and Engineering स्टूडेंट्स। मैं आज से आप लोगों को बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशंस का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस ओवरव्यू दे रहा हूं और यह कंटिन्यू क्लास आपको मिलते रहेगा। इससे आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, आप एक अच्छे रैंक से पास करेंगे और आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेंगे। तो लेट अस सी, टुडे इज योर लेक्चर 00 क्लास है। दैट मीन्स टुडे आई एम गिविंग यू सिलेबस ओवरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई एम मोहन सिंह। Right now, I am doing PhD from NIT Patna. Our stream is mechanical engineering. Okay. तो स्टूडेंट्स, यह प्लेटफॉर्म जो आपका डिपटेक एकेडमिक प्लेटफॉर्म है, यह आपके लिए काफ़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में जो है प्रोवाइड करने जा रहा है। तो आप इससे बने रहें, जुड़िए और आपकी इस एकेडमी से काफ़ी बेनिफिट होगी। आपका जो एम है, जो गोल है, वो आप ऑब्टेन कर पाएंगे। तो आज मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बताने जा रहा हूँ। यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टूडेंट्स जो तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज से स्टूडेंट्स जो है डिप्लोमा करके आते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट में बीटेक करने के लिए, दाखिला लेने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसको एक अच्छे रैंक लाना होता है। उस अच्छे रैंक के अनुसार ही आपको जो है टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको इससे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपकी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप एफ्रेड इसकी आप तैयारी करें। तो आज देखिए, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ओवरव्यू है सिलेबस में, और इस ओवरव्यू में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर BCEC लेटर एंट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट्स, यह आपका जो है यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन पार्ट। इस यूनिट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन, इस प्रकार के इस सिलेबस में आपके पास स्टूडेंट्स दे आर 9 यूनिट्स। इसमें आपको 9 यूनिट्स मिलेगा। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप पाएंगे स्टूडेंट्स आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स। देखिए, नाम ही है आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स। दैट मीन्स आइडिया। स्टूडेंट्स, आप मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है एक बैकबोन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आप देखते हो, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो खड़ा करते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हो, दैट मीन्स उसके फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तभी वो जो है भार को, वजन को कैरी कर पाते हैं। तो दैट मीन्स आपका बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टूडेंट्स क्या है, एप्लीकेशंस है। मीन्स आपको मैथ और फिजिक्स का आई बात समझ में। तो मैथ और फिजिक्स जब जो स्टूडेंट्स कमजोर रहेगा, वो इंजीनियरिंग क्या बन पाएगा। इसीलिए आपको एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए मैथ और फिजिक्स के एप्लीकेशंस के रूप में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जानना जरूरी है। इसमें आपको गुड नॉलेज ऑब्टेन करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, एक मैकेनिक्स आप नाम सुनते हो, जैसे आप देखते हो बोलचाल भाषा में, कहीं भी आप जाते हो, कुछ सपोज एक मोटरसाइकिल से ही जा रहे हो, आपको मोटरसाइकिल बिगड़ गई है, आपका तो चलो मैकेनिक्स के पास जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, वह मैकेनिक्स और यहाँ आप क्या देखने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दोनों में फार डिफरेंस है। वह मैकेनिक्स जिसके पास आप जाते हैं, वह क्या है, केवल कैसा हमारा मशीन काम करेगा उसका वो वर्क जानता है, फंक्शन जानता है, लेकिन वो मैथ और फिजिक्स के एप्लीकेशंस नहीं जानता है कि किस प्रिंसिपल पर वह काम कर रहा है। लेकिन एज बीइंग इंजीनियर, जो आप इंजीनियर बनोगे, एज बीइंग यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं, बिकॉज इस मैकेनिक्स का जो आप नॉलेज गेन करने जा रहे हैं, इसका एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग फील्ड में है। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ आइडिया के साथ साथ थिंकिंग के साथ आप वहाँ पुटअप डालेंगे, अपना एप्लीकेशंस डालेंगे। तो उसी
जहां मैथ और फिजिक्स की आइडिया हुआ स्टूडेंट्स, उसको आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स बोलते हैं। तो आपको अंतर समझ में आ गया कि जनरल मैकेनिक्स और आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। मीन्स आइडिया, जहां आपकी सोच, आइडिया, थिंकिंग अप्रोच जहां आपका एप्लीकेशन होगा, दैट इज आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स, एंड सच मैकेनिक्स इज नोन एज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडीज, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी स्टूडेंट्स, या आपका बोर्ड है, वॉल है, दैट इज द रिजिड बॉडी। व्हाट एवर यू हैव एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज, किसी प्रकार के फोर्स का एप्लीकेशन दो, यहां पर आपके वो क्या है, मूव नहीं करेगा, मोशन नहीं आएगा, दैट मीन्स रिजिड है। एक्सटर्नल फोर्सेज, तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स सराउंडिंग में आप देखते हो नेचुरल फिनोमेना होती है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकरेंस, मीन्स किसी कहीं पे इंटरनल फोर्सेज, कहीं एक्सटर्नल फोर्सेज एग्जर्ट करता है। तो बॉडी फोर्सेज एंड सरफेस फोर्सेज, तो बॉडी जो अपना रेसिस्टेंस ऑफर करता है, सपोज यह पेन है, मैं एक लिटिल फोर्स दिया या नहीं टूटा, दैट मीन्स इसके अंदर भी एक इंटरनल फोर्स है। इंटरनल इसका क्या है, अपना फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स को, जो मैंने लिटिल फोर्स दिया उसको रेसिस्ट कर रहा है टूटने से। तो इंटरनल स्ट्रेस जो डेवलप होगा, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफरिंग अ बॉडी इज नोन एज द स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल फोर्स। दैट मीन्स बॉडी पर जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो उसको रेसिस्ट कर रहा है। कभी कोई बॉडी का फेल्योर होती है जब उसके इंटरनल स्ट्रेस से एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाती है। जैसे आप देखते हो दो फ्रेंड में आप कभी झगड़ लेते हो या फाइट कर लेते हो, तो मीन्स कौन स्टूडेंट जीतते हो स्टूडेंट्स, जो दो रेसलर देखते हो लड़ाई करते हैं, जिसके पास ताकत ज्यादा हो गया, दो पीस जो ज्यादा आ गया। तो दैट मीन्स वो फेल्योर कब हो गया या मटेरियल हमारा टूट कब जाएगा, जब एक्सटर्नल फोर्सेस के इंटरनल फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ओके, दैट इज द सरफेस फोर्सेज। लॉज ऑफ मैकेनिक्स, तो लॉज ऑफ मैकेनिक्स में भी आप, जैसे आप जनरल फिजिक्स में आप पढ़े थे न्यूटन्स लॉ, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार की इसमें भी हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, इस तरह की तमाम जो है आपको एप्लीकेशंस, लॉज ऑफ एप्लीकेशन, लैमीज थ्योरम के बारे में आपको स्टडी करना है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी है, यहाँ डिफॉर्म कर गया, यहाँ रिजिड बॉडी है, क्योंकि दोनों तरफ हमारा क्या है, एक स्ट्रेट फलक्रम के रूप में हमारा एक स्ट्रेट रड है, और यहाँ जो है डिफॉर्म कर चुका है। तो इस प्रकार के आपका यूनिट 1 में इस पार्ट को, आइडियलाइजेशन ऑफ मैकेनिक्स, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडीज एंड एक्टिंग फोर्सेज ऑन द रिजिड बॉडीज, लॉज ऑफ मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करनी है। सेकेंड यूनिट है स्टूडेंट्स, दीज आर द सेकेंड यूनिट। यह सेकेंड यूनिट में आपको स्टडी करना है, देखिए, इक्वलिटी एंड इक्विवेलेंस ऑफ वेक्टर्स। दैट मीन्स यहां है स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर्स मेथड। वेक्टर्स मेथड में आप पढ़ेंगे इक्वालिटी एंड इक्विवेलेंस ऑफ वेक्टर्स, फोर्स एंड फ्री एंड बाउंड वेक्टर्स। वेक्टर्स में आप फ्री एंड बाउंड वेक्टर्स किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, moment of a force about a point and about a line, couple and moment of a couple, okay, couple moment, फ्री वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कपल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो एक्टिविटी आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए वेक्टर्स में आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होती है। तो इस प्रकार क्या इक्वलिटी इक्विवेलेंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कपल्स के बारे में आप देखेंगे। यहाँ जो थम्स रूल है, लेफ्ट थम्स रूल, राइट थम्स रूल आपकी एक्टिविटी में दिख रहा है। यहाँ आपका दो फोर्स ऑर्डिनेट पर लिया गया है, एक एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस, देयर रिजल्टेंट क्या होगी। तो इस तरह की आप इस टॉपिक में वेक्टर्स मेथड के बारे में, and on the basis of vectors you have to study about the couple and moment also। जिस प्रकार के आपने यूनिट 1 में देखा था, यहाँ एक्टिविटी रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी का है, जब एक्सटर्नल फोर्स लगा तो डिफॉर्म कर गया, और जब हमारा किसी प्रकार के फोर्स नहीं दिए तो रिजिड है। तो सिमिलरली यहाँ वेक्टर से है। यूनिट 3 में स्टूडेंट्स आप पाएंगे
यहां देखिए थर्ड है वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट दिस इज द वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स आप लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स क्या है। तो फोर्स स्टूडेंट्स जब हमारा किसी बॉडी पर जो फोर्स हमारे एक एजेंट है जो किसी बॉडी के पोजीशन को वो हमारा डिस्ट्रॉय करना चाहता है आइदर एट इट रेस्ट पोजीशन और एज इन द मोशन पोजीशन, या तो हमारा मोशन में हो या रेस्ट में हो। जब किसी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स को आप उसमें लगाएंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। सपोज कोई लुढ़कता हुआ बॉल आ रहा है, आप वहां पे पैर रख दो, हाथ रख दो, रुक जाएगा। दैट मीन्स आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, बैट्समैन बैटिंग किया, बॉल आया, लोग कैच लिया, मीन्स बॉल जो मोशन में था क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन में आ गया, कैच में आ गया। दैट मीन्स उसकी पोजीशन को चेंज हो गया। अस्थिर में है फुटबॉल, उस पर आप किक मार देते हो, मोशन में आ जाता है, दैट मीन्स रेस्ट मोशन में आ गया। तो दैट मीन्स वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स की आप अभी तो केवल फोर्स आप समझते हो कि एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स की आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाएंगे, व्हाट डू मीन बाय द फोर्स एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्स की भी अपना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप जानते हैं कि फोर्स में जब हम कोई सपोज यहां पर कोई एक्सटर्नल या कोई ब्लॉक हम ले लिए, दिस इज द ब्लॉक, इस ब्लॉक पर स्टूडेंट्स हम एक फोर्स ले लिए F, तो यह फोर्स स्टूडेंट्स हम 1 न्यूटन लिए कि 2 न्यूटन लिए कि 5 न्यूटन लिए, दैट मीन्स 1 न्यूटन 2 न्यूटन या 5 न्यूटन जो भी हम फोर्स लेंगे, तो मीन्स आप 5 न्यूटन बोलते हो तो 5 इज द मैग्नीट्यूड। आप किस डायरेक्शन में ले रहे हो, कहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ऑल आर द क्या है, क्या डायरेक्शन है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेज। वो फोर्स की प्रॉपर्टीज है, तो आप इसमें डिटेल स्टडीज करेंगे जब लेक्चर में आप आएंगे। स्टैटिकली इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम। स्टैटिकली मीन्स आप रेस्ट पोजीशन में जहां पर फोर्स का आप डिफॉर्मेशन पोजीशन को लेकर के एप्लीकेशंस लेकर के एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में रिजल्टेंट फोर्स लेकर के जो आप कैलकुलेशंस करेंगे, दैट इज द स्टैटिकली इक्विवेलेंट फोर्सेस। मीन जहां अलजेब्रिक इक्वेशंस का इस्तेमाल होगा, दैट इज द स्टैटिकली इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम। सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्स मीन्स स्टूडेंट्स जहां तमाम तरह की फोर्स हमारा कोई प्लेन में कोई पॉइंट पे लगता है, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस में आप पढ़ेंगे कोलिनियर फोर्सेस, कोप्लानर फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट कोप्लानर फोर्सेस, इस प्रकार के तमाम तरह की फोर्स आप देखेंगे। सच टाइप ऑफ फोर्सेज नोन एज द सिस्टम ऑफ फोर्स। रहे हैं यहाँ एक्शन डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है अपवर्ड फोर्स। दैट मीन्स यहाँ दो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स 200 kg 100 kg लग रहा है, और इसको बैलेंस क्या कर रहा है, अपवर्ड फोर्स। जैसे आप देखते हो ब्रिज वगैरह होती है, नंबर ऑफ सपोर्ट होता है ऊपर से, जैसे आप रिवर वगैरह में देखते हो ब्रिज होती है, उसे रेलगाड़ी तमाम तरह की व्हीकल्स जो है उस पर मूव करता है, लेकिन नीचे से उसके क्या है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, सपोर्ट होता है, उसको बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ आपको एक्टिविटी में इमेज में आपको दिख रहा है कि 200 kg 100 kg की फोर्स है, उसको बैलेंस किया हुआ है। इस प्रकार का फोर्स ए और बी है, यहाँ फोर्स ए है और यहाँ फोर्स बी है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है, तो उसे एक्शन और रिएक्शन हो रही है, एक्शन और रिएक्शन हो रही है। तो इस प्रकार की यूनिट थर्ड में आपको वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेज आप पाएंगे। इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ यूनिट फोर्थ है इक्विलिब्रियम। यूनिट फोर्थ में आप इक्विलिब्रियम देखेंगे। इस इक्विलिब्रियम में आप पाएंगे इक्विलिब्रियम फोर्स एनालिसिस। इक्विलिब्रियम फोर्स एनालिसिस, यहाँ इक्विलिब्रियम फोर्स एनालिसिस में आप देखिए इक्विलिब्रियम में है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब आता है स्टूडेंट्स,
कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब आती है, का तो इक्वल हो गया, बराबरी हो गया, नहीं। सपोज दो स्टूडेंट्स कोई कंपटीशन में या अपना सेमेस्टर एग्जाम में सेम मार्क्स लाते हो तो का तो इक्वल आया, तो मीन्स एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज जब इक्वल हो, रिजल्टेंट इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम कहलाती है। दैट मीन्स उसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं होती है। नंबर ऑफ फोर्सेज को जो हम एक इक्वलाइज करते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम फोर्सेज। तो फोर्स एनालिसिस, तो फोर्स एनालिसिस में हम लोग देख रहे हैं यहाँ F1 F2 F3 फोर्स एक पॉइंट पर लग रहा है, तो यह कि एक बैलेंस कंडीशंस में है, क्योंकि ऑल डायरेक्शन से फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। इसी को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे। देखिए यहाँ इनवर्ड फोर्स है, यहाँ अपवर्ड फोर्स है, और जब इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम में निकालेंगे तो दैट इज फोर्स एनालिसिस कहलाती है। क्योंकि कहीं पर भी कोई भी बॉडी पर जब फोर्स लगता है स्टूडेंट्स, तो उसको हम लोग एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में ब्रेकअप करके रिजॉल्व करके फिर उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, और तब इसको इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम दैट मीन्स यहाँ देखो एक पॉइंट पर फोर्स, तीन फोर्स लग रहा है, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, यह क्या है FBD डायग्राम है, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। तब उसकी हम लोग जो है एप्लीकेशंस करेंगे, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड देयर एप्लीकेशंस टू वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेज, प्लेन ट्रसेस। द प्लेन ट्रसेस स्टूडेंट्स, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेन ट्रसेस। दैट मीन्स प्लेन ट्रसेज आप देखते हो फैक्ट्री होगा कि रूफ जो होती है, छत होती है, नंबर ऑफ रड लेकर के, या रेलवे ब्रिज होगा कि आप देखते हो कंस्ट्रक्शन होता है, रड पर रड होता है। तो इसमें से इस प्रकार के सपोज एक हमारा स्ट्रक्चर फ्रेम का यह है, सेकेंड स्ट्रक्चर है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, इस प्रकार की आप जो जितनी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, आपको इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन जनरली रेलवे कंस्ट्रक्शन में, फैक्ट्री के ट्रस में मिलता है। दैट मीन्स रड पर रड आपको वेल्डिंग क्या हुआ या रिवेटिंग क्या हुआ है, दैट मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, प्लेन ट्रस का एक फॉर्मेट है। तो प्लेन ट्रस के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। ओके, तो इस प्रकार के आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेज में आपको यूनिट थर्ड में आप देखेंगे। यूनिट फोर्थ है, फिफ्थ है स्ट्रेस फ्रिक्शन, यूनिट फोर्थ था इक्विलिब्रियम, यूनिट फिफ्थ है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप भली भांति फ्रिक्शन से अवगत हैं कि जैसे यहां पर देखिए कोई बॉडी है, दो बॉडी का कांटेक्ट है, एक हॉरिजॉन्टल बॉडी पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तब ब्लॉक अपना फोर्स नीचे की ओर, वेट अपना फोर्स नीचे एग्जर्ट कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रही है। जब बॉडी हम अगर स्लाइड करेंगे तब फ्रिक्शन फोर्स उसमें एक्ट होती है ना। तब फ्रिक्शन स्ट्रेंथ हमारा सॉलिड और फ्लूइड सब के लिए एप्लीकेबल होती है, बट फ्लूइड में आप जब इंजीनियरिंग कोर्स में आओगे तो फ्लूइड में फ्रिक्शन किस प्रकार की होती है उसको विस्कोसिटी वर्ड से जाना जाता है, तो आप उसकी स्टडी करेंगे। बट यहाँ यू हैव टू स्टडी हियर सॉलिड फ्रिक्शन, जो हम लोग सॉलिड में, लिक्विड की फ्रिक्शन का नहीं देखेंगे अभी हम लोग सॉलिड में। जैसे यहाँ आपको देख रहे हैं दो सॉलिड बॉडी है, तो रेसिस्टेंस इसमें जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ देखो इसी को फ्री बॉडी डायग्राम में देखा गया, यह इनक्लाइन फोर्स है, इनक्लाइन ब्लॉक, इनक्लाइन वेज पर रखा हुआ है ब्लॉक। तो यहाँ ब्लॉक अपना फोर्स वेट डाउनवर्ड लगेगा, और यहाँ नॉर्मल फोर्स है और यह फ्रिक्शनल फोर्स है। तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शन ऑन ए ड्राई सरफेस, हमको यहाँ लिक्विड सरफेस में नहीं स्टडी करनी है, किसमें स्टडी करनी है, ड्राई सरफेस में करनी है। स्टैटिक पोजीशन में करना है। काइनेटिक मींस मोशन पोजीशन में करना है, कि जब बॉडी हमारा इंक्लाइन पोजीशन पर है तो स्लाइड करेगा, तो इस केस में क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगी। एंड रोलिंग फ्रिक्शन, जब हमारा एक ऑब्स्टेकल दूसरे ऑब्स्टेकल से रोल करता हो तो उसमें क्या फ्रिक्शन जनरेट होगी, तो रोलिंग फ्रिक्शन। एप्लीकेशंस टू इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, यहाँ आपको इंक्लाइन प्लेन का एप्लीकेशंस देख रहे हैं। वेज दिस इज द वेज फॉर्म। वेज फॉर्म में आप क्या करते हैं, जैसे आप देखते हो फास्टनिंग करने के लिए, जैसे आप ठेठ भाषा में समझो कि जैसे किसान लोग कुदाल रखते हैं या कुछ इस प्रकार के ग्रास कटर वगैरह होती है, आप देखते हो उसमें
हैंडल होता है, हैंडल जिसको आप हिंदी में बेत बोलते हो, कि पकड़ने के लिए, होल्डिंग करने के लिए हैंडल होता है। तो हैंडल कभी कभी लूज हो जाता है स्टूडेंट्स। तो लूज हो जाता है तो उसमें आप देखते हो वुड का या कोई नेल का कुछ से उसको टाइट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टेकल आपको रेसिस्टेंस क्या होती है उसको फिट कर देता है, टाइट हो जाता है। तो वेज मीन्स होता है यह एक ब्लॉक जो वेज के फिट में जो फिट करे, टाइट करे किसी पोजीशन को। यह एक स्टूडेंट्स क्या है हमारा, सपोज यह वेज फेज है, हम यहाँ से जब देखते हो हैंडल अगर में इस वेज को रखेंगे, हैमर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉक में जाकर के यहाँ टाइट हो, नहीं तो यहाँ टाइट हो, कहीं जाकर कोई फिट कर लेता है, ब्लॉक को टाइट कर देता है, तो उसको वेज फ्रिक्शन बोलते हैं। ब्लॉक्स एंड बेल्ट्स एंड पुलिस, बेल्ट्स एंड पुलिस भी आप देखते हो, जैसे आप जहाँ मशीन पर जाते हो, मोटर वगैरह से बेल्ट लगा के जो आप गेहूं वगैरह को जो ग्राइंड कराते हो, फ्लावर मिल पर जाते हो, या गेहूं के सीजन में आप देखते हो थ्रेसर मिल वगैरह होती है, तो उसमें बेल्ट सिस्टम से आपको देखते हैं एक तरफ से पंपिंग सेट से या मोटर से बेल्ट होती है और मशीन को जो हमारा ड्राइव करता है। तो वहां भी अगर बेल्ट लूज हो जाती है स्टूडेंट्स, तो बेल्ट को हम लोग क्या करते हैं, टाइट करते हैं, या बेल्ट के साइड में हम लोग वेज लगाते हैं। तो दैट मीन्स द वेज फ्रिक्शन मीन्स वेज हमारा फ्रिक्शन में वेज के चलते क्या फ्रिक्शन होती है उसको वेज फ्रिक्शन बोलते हैं। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट 6 है काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल्स, यूनिट 6। यहां पर काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स दो वर्ड है स्टूडेंट्स। तो काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है? बोथ आर द स्टडी ऑफ डायनेमिक्स मोशन, दोनों हमारा डायनेमिक्स पोर्शन है। इससे पहले आपने स्टैटिक पोर्शन देखा, जो एट रेस्ट पोजीशन में जो स्टडी करेंगे, दैट इज द स्टैटिक पोर्शन। नाउ from this topic you have to study about a dynamic position of a body। the dynamic position में आपको kinematics और kinetics में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, कि दोनों तो मोशन के रूप में है, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट डू मीन बाय द काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स, बोथ आर द सब डिवीजन ऑफ द डायनेमिक्स, दोनों डायनेमिक्स का पार्ट है। डायनेमिक्स मीन्स मोशन में जो कोई हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, दैट इज द डायनेमिक्स। रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर ट्रांसलेशन, देखिए रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर, रेक्टिलिनियर मीन्स एक ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, रेक्टिलिनियर एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, एक सीधी लाइन में मोशन करेगा, दैट इज द रेक्टिलिनियर मोशन। और एक कर्व लाइन पर जो साइक्लिस्ट होगा देखते हो, एक कर्व में करेगा उस पर क्या होगा, कर्विलिनियर मोशन कहलाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशंस, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स, जहां हम कोई भी सर्कल लेंगे, सर्कल पर हमारा टेंजेंट होती है, नॉर्मल होती है, तो दैट इज द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए स्मूथ एंड वर्टिकल कर्व, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्टाइल एक ट्रेजेक्टरी पाथ होती है, तो उससे हमारा क्या उसका मोशन होगा, क्या उसका रेंज होगी, तमाम तरह की चीज की स्टडी आपको करनी है। यह है यूनिट 7 स्टूडेंट्स, इसमें आपको स्टडी करनी है इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो देखिए जब हमारा दो बॉडी, दो डिफरेंट मास का m1 m2 एक दूसरे से कोलाइड करेगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 है, तो आफ्टर इम्पैक्टनेस क्या उसकी कोलिजन होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, क्या हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा, इसके बारे में आपको इस टॉपिक में स्टडी करनी है। तो दैट इज द इम्पल्स एंड मोमेंटम। व्हाट डू मीन बाय द इम्पल्स एंड मोमेंटम एंड लीनियर इम्पल्स क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, सेंट्रल इंपैक्ट ऑफ इलास्टिक बॉडी, जो हमारा दो बॉडी इंपैक्ट करेगा, तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होगा, इंपैक्ट ऑफ इलास्टिक, सेमी इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज किसको बोलते हैं। इस सब की ऑब्जेक्टिव आपको कंपटीशन में पूछी जाती है कि इलास्टिक बॉडी के लिए क्या हमारा ई की वैल्यू होगा, प्लास्टिक बॉडी के लिए ई की वैल्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट डू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो है, यह टर्म जो है आपको स्टूडेंट्स इंपल्स एंड मोमेंटम में पाएंगे, इसमें आप स्टडी करेंगे। यूनिट 8 है काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। इससे फर्स्ट
जस्ट आपने देखा काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स किसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। अब यहाँ काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स जो है रिजिड बॉडी के बारे में देखना है। तो रिजिड बॉडी में आप पाएंगे, जैसे रिजिड बॉडी में क्या स्टडी करनी है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज के में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इफेक्टिव फोर्सेस ऑन ए रिजिड बॉडी, Alambert's principle, applications to highways and railways track, means kinematics or kinetics is the part of dynamics. Okay, dynamics means जो वस्तु हमारा मोशन में है। तो जैसे रोडवेज पर देखते हो, हाईवे पर देखते हो, डिपेंड है कि हमारा व्हीकल्स रन करता है, कहीं स्ट्रेट लाइन होती है, कहीं कर्व लाइन्स होता है, रोड की कंस्ट्रक्शन, तो वहां पर हमारा क्या उसकी इम्पैक्ट है। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं, कंपाउंड पेंडुलम, जैसे यहाँ देखिए आपको पेंडुलम का एक इमेज दिया हुआ है, सेंटर ऑफ परकशन, रोटेशन एंड रिजिड बॉडीज, रोलिंग मोशन, प्लेन मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, सिंपल एप्लीकेशंस। तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स यहाँ स्प्रिंग ऑपरेटेड एप्लीकेशंस है, यहाँ बॉब की है, सिंपल पेंडुलम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स का क्या इम्पैक्ट होगी, और पेंडुलम की लेंथ क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, तमाम तरह की जो है इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करेंगे, और रोडवेज और हाईवे पर उसकी क्या इम्पैक्टनेस होगी। तो ये आपको मिलेगा रिजिड बॉडीज का, यानी कि यूनिट 8 में। यूनिट 9 है स्टूडेंट्स, दैट इज द वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, तो इस वर्क पावर एनर्जी में आप देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, एंड पावर क्या है। यह तो आप टर्म जो है 9-10 क्लास में आप होंगे, उससे भी पढ़ते होंगे कि हमें पावर क्या बोलते हैं, वर्क किसको बोलते हैं, एनर्जी क्या बोलते हैं। जैसे मैं अभी आप बोल रहा हूं, मैं अगर खाना नहीं खाऊंगा, सपोज आप खाना नहीं खाएंगे, जूस फ्रूट्स नहीं लेंगे, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे आप सीख एक देखते हो बीमार आदमी होते हैं, वो धीरे धीरे देखते हो उसकी चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति कमजोर हो जाता है, दैट मीन्स वीक हो जाता है, क्यों, वो भोजन सही से नहीं ले पा रहा है, बीमार है। तो स्टूडेंट्स एनर्जी कहाँ मिलेगा, जब आप सही से डाइट लेंगे, भोजन करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स कोई भी मशीन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो हम लोग मैन और मशीन में अंतर क्या है, मशीन भी एम लेटर से है और आदमी भी, मैन भी एम लेटर से है। हम लोग भी भोजन लेते हो एनर्जी मिलता है, उसमें भी फ्यूल देते हो तो एनर्जी मिलता है। अंतर यही है कि हम लोग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो मैन मेड मशीन क्या है, हम तुम के द्वारा बनाया हुआ मशीन है। तो यहाँ देखते हो, यहाँ गियर्स में दिया है, तो गियर्स का क्या फंक्शन है, यहाँ चेन ड्राइव दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो ऑल आर द सिस्टम टू ट्रांसमिट पावर, सभी पावर को ट्रांसमिट करने का मीडियम है कि हमारा वन एंड से दूसरे एंड पावर को ट्रांसमिट करते हो। जैसे आप देखो साइकिल चलाते हो, पैडल लेते हो, तो साइकिल चलाते हो तो पीछे के पहिए में उसका क्या होता है, एनर्जी जाता है, वो हमारा मूव करता है। या आप देखते हो व्हीकल्स वगैरह में, बसेस, ट्रैकर वगैरह में क्या होता है, ड्राइवर जो है उसको मीन्स स्टीयरिंग पर बैठा रहता है, स्टीयरिंग लेता है, और उसके बाद स्टीयरिंग लेने के बाद आपको पावर जो है प्रोपेलर शाफ्ट से देखते हो बीवेल गियर होते हुए आपको पीछे रियल व्हील तक जाती है। तो दैट मीन्स ऑल आर द सिस्टम थ्रू द, तो हमारा शाफ्ट सिस्टम हो, चेन ड्राइव हो, गियर ड्राइव हो, ये सभी के सभी क्या है, सिस्टम ट्रांसमिट करने का एक मीडियम है। तो यहाँ वर्क एनर्जी पावर, वर्क डन बाय द फोर्सेस एंड कपल्स, इस प्रकार के हमारे एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट कैसे ट्रांसमिट होगा, उस रिलेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। पोटेंशियल, इलास्टिक एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, कंसेप्ट ऑफ पावर एंड एफिशिएंसी क्या है। तो मीन्स हम लोग में देखते हो कि सभी की वर्क एफिशिएंट करने की क्षमता अलग अलग होती है। सिमिलरली मशीन की भी, कोई मशीन 70%, कोई 75%, कोई 80% एफिशिएंट मशीन होती है। तो उसकी वर्क एफिशिएंसी क्या है, तो इस तरह के हम लोग वर्क पावर एनर्जी जो है इस यूनिट में ऑब्टेन करेंगे। तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स जो है
आप डिप्टेक एकेडमी से आप जो एम लेकर के जो आप आए हैं वो एम आपको फुलफिल होगा। तो आप अपनों ज्वाइन करिए, फ्रेंड को भी ज्वाइन करिए, और आप लोग जो है डिप्टेक एकेडमी के अनुसार सर के द्वारा बताया हुआ सब्जेक्ट को, कंटेंट को आप जो है प्रैक्टिस करें। आप एक अच्छे रैंक से पास करेंगे। ओके, थैंक यू।